नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्टैन सिराओ, मैं बिजनेस कोच हूं और आज फैबुलस फ्राइडे है और इस खास दिन में हम लोग एक फैंटास्टिक व्यक्ति से एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलने वाले हैं। उनका आज का टाइटल हम लोगों ने दिया है, ही इज द चैंपियन ऑफ द मंथ। आप सभी लोगों को पता है आज है 12 अप्रैल और अप्रैल इज द फर्स्ट मंथ, पहला मंथ है एक फाइनेंशियल ईयर का। सो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बस अभी शुरुआत ही हुई है और इस शुरुआती पहले हफ्ते में ही एसएचपीएल के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव के जितने भी रैंक अचीवर हैं उनका अ, जो पहला एक रैंक अचीवमेंट का टूर हो चुका है और वो ये हो चुका है मुंबई से गोवा का जो कोर्डेलिया क्रूज है वो 3 नाइट्स 4 डेज का क्रूज टूर था। और उसके बाद में 8 अप्रैल को मुंबई महानगर में सहारा स्टार 5 स्टार होटल में मैनेजमेंट के साथ, जहां पर कंपनी के सीएमडी मिस्टर गोपाल कुंडू सर, कंपनी के डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रशांता कुंडू सर, along with him चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर मिस्टर सुभाष साहू। तो ये सभी लोगों के साथ हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने एंड जो टॉप लीडरशिप है, इन्होंने सभी लोगों ने मिलके सहारा स्टार में अगले पूरे 12 महीने का पूरा फाइनेंशियल ईयर का एक बिजनेस प्लानिंग चॉकआउट किया है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना केवल मैं बट मेरे साथ जितने भी टॉप लीडरशिप हैं वो सभी लोग ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है वो एक एक करके हम लोग आपके साथ रखने वाले हैं समय समय पर। तो दोस्तों, ये पहला फैबुलस फ्राइडे है जहां पर हम लोग चैंपियन ऑफ द मंथ के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आप सभी लोगों को म्यूट में रखा हुआ है। आप डेफिनेटली चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो। जो जो एडमिन में है, जो होस्ट को होस्ट है, वो डेफिनेटली आपकी मैसेज को, आपके संदेश को हम लोग डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम होगा 8 से 9 बजे तक, तो इसके लिए आप अपना हमारे साथ बने रहिएगा और प्रैक्टिकली ना केवल एसएचपीएल कंपनी की तरफ से, बट कंपनी के साथ काम करने वाले जो टॉप लीडरशिप हैं उनके जिंदगी से, उनके अनुभव से जो हम लोग डेफिनेटली सीखेंगे। तो मैं आज सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज के चैंपियन ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 इज नन अदर देन जो आप सभी लोगों के चहीते, आप सभी लोगों के मार्गदर्शक और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मतलब एक तरीके से खामोशी से, साइलेंटली वो काम करते हैं पर्दे के पीछे और बहुत अच्छी तरीके से अपने टीम को संभालते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की जो ताकत है, एसएचपीएल कंपनी की जो ताकत है, उसको उजागर करते हुए अपना सक्सेस को उन्होंने पाया है। और एसोसिएट होने के, एसएचपीएल कंपनी के साथ एसोसिएट होने के 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक को हासिल किया है। तो पेश करते हैं आपके सामने आज के हमारे चैंपियन ऑफ द मंथ, मुन्ना प्रसाद चौरासिया। मुन्ना जी, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद देता हूं सर आपको और एसएचपीएल की पूरी मैनेजमेंट को कि आज यहां पर मुझे आने का मौका मिला। और साथ ही साथ कल ईद गई, तो ईद की सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। और नवरात्र का महीना चल रहा है, तो मेरे तरफ से माता रानी की भी कृपा सभी के ऊपर बने रहे।
और मैं नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इंट्रोडक्शन लाइंस में ही आपने बता दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों का देश है। हर धर्म के, हर तबके के लोगों का कुछ ना कुछ त्योहार, फेस्टिवल्स चालू ही रहते हैं। तो अभी लास्ट हफ्ते में हम लोगों ने गुड़ी पाड़वा को सेलिब्रेट किया। साउथ इंडिया में इसको युगादि बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। ईद उल फित्र या रमजान को भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और अभी जो चैत्र नवरात्रि है वो चल रहा है। और आई एम श्योर कि आपकी आपकी आस्था के हिसाब से आप अलग अलग रिचुअल्स को मनाते हैं। दाढ़ी भी नहीं शेव करते हैं। जी तो आप बिना दाढ़ी के तो एकदम बॉलीवुड बॉलीवुड के, अभी तो हॉलीवुड स्टार लग रहा है। तो मुन्ना जी, चैंपियन ऑफ द मंथ होके सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के इस एपिसोड में शामिल होने का जब आपको पता चला कि आप चुने गए हैं, तो आपको क्या फीलिंग्स आए, आपके मन में क्या विचार आए, आपको कैसा लग रहा है इस एपिसोड में रहते हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब आपका सर मैसेज आया, पता चला कि मुझे सक्सेस विद स्टेंसर में आने का मुझे मौका मिला है, तो वो एक्साइटमेंट और वो कुछ पल था जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे वो एक ऐसा मोमेंट आया कि मेरे लिए, जो मेरे लाइफ में जो एक पल का एक इंतजार था, जिसे मैं चाहता था कि शायद इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो एक मोमेंट होता है जहां पर वो इमोशंस को हम रोक नहीं पाते हैं, जहां पे हमें ये लगता है कि एक ऐसा लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे मंच पे आने का मौका मिलना इस इंडस्ट्री में, जहां से ना केवल अपने टीम के लोग, अपने डाउनलाइन सप्लाइंस, विद इन पूरी इंडस्ट्री के लोग इस बात को जानते हैं। तो वो मेरे लिए पल बहुत ही इमोशनल भी था, एक्साइटेड भी था। और इसके वजह से मुझे वो पल को बारे में अगर बात करूं तो शायद शब्दों में बयां करना सर काफी मुश्किल होगा। तो इसके लिए तहे दिल से आपका और मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। जैसे जब से मैं आपको मतलब जानता हूं करीबन 1.5 साल के ऊपर, तो आप बहुत कम बात करते हैं, लेकिन बिना बहुत ज्यादा बात किए बहुत अच्छी तरीके से अपना ग्राउंड लेवल में, फील्ड लेवल में काम करके जो एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर को जो करना चाहिए वो सभी काम करते हुए सीनियर रैंक को अचीव करना, इसका राज क्या है, ये सभी हम लोग डेफिनेटली आपसे पता करेंगे। और ये आप जो सीक्रेट्स या एक तरीके के जो आपकी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, जो आप यूज कर रहे हैं इस बिजनेस में, उसको जानेंगे। तो डेफिनेटली आपके टीम मेंबर्स के जितने भी लोग हैं, या आपके टीम के अलावा एसएचपीएल के परिवार में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे आपको डिटेल में, क्योंकि अभी हम लोग सभी लोग आपको जानते हैं मुन्ना प्रसाद चौरसिया, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के तौर पे। लेकिन हम लोग आपको जानना चाहते हैं पर्सनली, आपके परिवार के बारे में, आपके एसएचपीएल या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आने के पहले आप लाइफ में अपना क्या काम कर रहे थे, उसके बारे में डेफिनेटली जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा यू नो एंशियस हूं कि आपसे ये पूछने के लिए, क्योंकि जो अभी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव का, जो गोवा गोवा का जो क्रूज टूर था, और उसके बाद में जो सहारा स्टार में जो फुल डे का बिजनेस कॉन्फ्रेंस रहा, मैं पहले आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा। जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने जो पूरे 1 साल का प्लानिंग बना लिया है, और जो गोवा के क्रूज में हम लोगों ने जो मजे ले लिए, तो उसके बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थोड़ा गरम गरम फीडबैक आपका मिल जाएगा, ताजा ताजा, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली। और ये क्रूज का एक ऐसा टूर था जो एक वो पल, वो मोमेंट, जो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसे अचीवमेंट, कुछ ऐसे पल होते हैं जिसे हम पूरे जीवन में भूल नहीं पाते हैं। और ये क्रूज का एक ऐसा ही टूर था जो मुझे लगता है कि वो पल, वो मोमेंट, जो हम अपने जितने भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर थे उनके साथ, जो मैनेजमेंट के में हमारे गोपाल सर थे, जो ऑलरेडी सीएमडी सर हैं, हमारे प्रशांता कुंडू सर थे, सुभाष सर थे।
तो जो हम सभी लोगों ने वहाँ पर सेलिब्रेट किया, जो एन्जॉय किया, वो मोमेंट, वो पल काफ़ी शानदार था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को एक बार वो यात्रा ज़रूर करनी चाहिए अपने लाइफ़ में। क्योंकि आप वहाँ पर अपनी लाइफ़ को खुल के जीते हैं और उसके बाद आपको ये लगता है कि आज मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, आज मुझे यहाँ आने के बाद जो मैंने स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करने के बाद जो हमारे लाइफ में उतार-चढ़ाव आए, रिजेक्शंस आए, लेकिन इसके बावजूद जब वहाँ पर जाकर के आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि वाक़ई में ये हमारी जो मेहनत थी, उसका ये एक नतीजा है, जिसका परिणाम आज हम एक सेलिब्रेटिंग के रूप में एन्जॉय कर रहे हैं, जो एक ऐसी मेमोरी क्रिएट होती है, जो हम जीवन भर भूल नहीं पाते। साथ ही सर, जो हम लोगों ने सहारा स्टार के अंदर जो हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो हम लोगों ने प्लानिंग्स की, जो लोगों को प्रमोशंस को लेकर के, जो एक लोगों को अचीवमेंट को लेकर के, जो टारगेट्स को लेकर के, चाहे अगर मैं उस होटल्स की बात करूँ, जहाँ पे पहली बार तो मैं ये कहना चाहूँगा उस तरीके का कॉन्फ्रेंस, उस तरीके का माहौल मुझे लाइफ़ में पहली बार ऐसे जगह पे जाने का मौका मिला था, जहाँ पे वो माहौल क्रिएट हो पाया, जहाँ पर हम सभी लोगों ने इतने बेहतर तरीके से प्लानिंग्स की और जो विज़न मैं और मेरे अप्लायंस और भी जो हमारे डाउनलाइन्स थे, उमेश सर थे, जो गौतम जी थे, गुड्डू जी थे या इवन और भी जितने कंपनी के एसकॉम के मेंबर्स थे, जो वहाँ से टारगेट्स और जो विज़न कंपनी की तरफ से लेकर के आए हैं, मुझे ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीट होने से पहले और भी तमाम ऐसे लोग होंगे, जो इससे भी बेहतर प्रॉपर्टी का आनंद ले रहे होंगे, वहाँ पे अपनी टीम की, अपने टारगेट की प्लानिंग्स कर रहे होंगे और वो प्लानिंग्स इस इंडस्ट्री में एक ऐसे मुकाम पर लेकर के जाएगी, जहाँ पर लोगों को प्राउडनेस होगा इस इंडस्ट्री में, हमें भी और हमारे परिवार को भी कि यहाँ पर किस तरीके से लोग इतने बड़ी-बड़ी अचीवमेंट को हासिल करते हैं, इतने बड़े-बड़े टारगेट को पूरा करते हैं। वो बिल्कुल क्लियरिटी है, वो क्लियर है और जो विज़न मिला है, सर वो इस फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत बड़ा धमाल मचाएगा। बिल्कुल, आपने आपने शेयरिंग में बहुत कुछ चीजें कही। तो ये सिंपल चीज है, हम सभी लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा व्यापार है जहां पे एक आम साधारण आदमी, अगर उनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है, एटीट्यूड थोड़ा सही है, कई बार हम लोग अपने आप को थोड़ा सा तुर्रमकान समझते हैं, ज्यादा नॉलेज होती है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये सही है तो असाधारण रिजल्ट्स लेके आने की क्षमता इस इंडस्ट्री आपको देती है। तो ये अपॉर्चुनिटी को देना इंडस्ट्री का काम है, बिजनेस मॉडल का काम है, कंपनियों का काम है, लेकिन उसको लेना और अपने जिंदगी में उसका सदुपयोग करके अचीवमेंट हासिल करना, ये डेफिनेटली हमारे हाथ में है। तो आपने एक सिंपल अपना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड होने के नाते आपने इस इंडस्ट्री में आके बहुत कुछ हासिल किया है। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग वो मुन्ना चौरासिया को जानना चाहते हैं, जो डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नहीं है, लेकिन उनके निजी जिंदगी में वो कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने एजुकेशन किया, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है, और कैसे आपका डायरेक्ट सेलिंग में आना हुआ। तो आपको हम लोग पर्सनली जानना चाहते हैं, तो आपके बारे में बताइए मुन्ना जी। जी सर, मैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और चूँकि मैं एक साधारण से परिवार से मैं हूँ, जहाँ पर मेरे पिताजी कलकत्ता के अंदर जूट मिल पहले चला करता था, उसी में नौकरी करते थे, जहाँ से महीने के कुछ 1000 रुपए कमाते थे और हम 3 भाई और 3 बहन थे, जिसमें मैं सबसे बड़ा था और साधारण परिवार होने के वजह से मैं हाई स्कूल तक ही पढ़ पाया और जब मेरी हाई स्कूल कंप्लीट हुई, उस समय मेरी उम्र थी 16 साल की और
मुझे ये पता नहीं था कि आगे मुझे क्या करना है। गाँव में थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी थी। तो जो पढ़ाई करने के बाद जो हमें समय मिलता था, उस समय में हम अपने खेतों में जाकर के अपने दादा के साथ, अपनी मम्मी के साथ हम लोग काम करते थे। और जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया तो मेरे बाकी के बहुत सारे साथी थे, जो अलग-अलग जगहों पे जाकर के वो एडमिशन्स ले रहे थे पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए। लेकिन मैं जिस परिवार से था, मुझे ये लग रहा था कि मेरे परिवार में उतने पैसे नहीं हैं कि मैं आगे तक पढ़ाई कर पाऊँगा। तो चूँकि बड़ा होने की वजह से छोटी-सी उम्र में कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और मैं अपने घर से पहली बार 16 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए निकला था। मैं बहुत दुबला-पतला था, शरीर में जान उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, तो मेरे परिवार की जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी होंगी और मेरे भी घर के हालात थोड़े बेहतर होंगे। इसको लेकर के मैंने वहाँ पर गया और जगह था गुजरात के अंदर एक शहर है सूरत। चूँकि उम्र कम थी, तो मैं बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा था, बहुत जगह एंट्री भी नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आप हीरे का काम सीखो, आप डायमंड के कारीगर बनो। उसमें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पैसे ठीक-ठाक कमाओगे। लेकिन उस समय मेरे परिवार में उतने पैसे देने में सक्षम नहीं थे अटेंडम कि मैं उस काम को कर सकूँ। लेकिन मेरे गाँव के और भी बहुत सारे वहाँ पर लोग थे, जिन लोगों ने हिम्मत दिया, हौसला दिया कि आप काम को सीखो, हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। मेरे पापा ने उन लोगों से बात की और मैं उस काम को सीखना शुरू किया। मैं वहाँ पर काफ़ी वर्षों तक मैं एक हीरे के कारीगर के तौर पे मैंने काम किया, जहाँ पर मैं महीने का 4-5 हज़ार रुपए से लेकर के लास्ट जब मैंने उस काम को बंद किया, तब मैं महीने के 12-14 हज़ार रुपए तक कमा रहा था। उसी समय मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरे अपलाइन मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया के बारे में, जो हमारे रिश्तेदार में हैं, मेरे जीजा के छोटे भाई लगते हैं, उनके बारे में माध्यम से पता चला। तो मुझे ये लगा कि मैंने इससे पहले वहाँ पर पैसे कमाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन मैं कमा नहीं पाता था। कई सारे ऐसे सपने थे, जिसे मैं अपने लाइफ़ में पूरा करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं कमा पाने की वजह से वो अधूरे के अधूरे ही रह गए थे। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि ये वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मेरे जो सपने हैं, जिस काम को मैंने बरसों तक किया, जो मुझे कभी ये एहसास नहीं करा पाया कि मैं उसको मेहनत करके वहाँ से अचीव कर सकता हूँ, पूरे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा मेरे अपलाइन के बारे में जब मुझे बताया, इस इंडस्ट्री के बारे में जब मुझे बताया, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और तब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की। हालाँकि उतार-चढ़ाव आए, रिजेक्शंस आए, परेशानियाँ आई, लेकिन मुझे एक बात ने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया कि जब मैं इस बिज़नेस में आया, तो जब रिजेक्शंस आते थे, तो बहुत तरह की जब बातें होती थी, लोग अलग-अलग तरह की बातें, अलग-अलग तरीके के रिजेक्शंस देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं परेशान वहाँ भी था, अपने सपनों को नहीं पूरा कर पा रहा था। लेकिन आज भले जो भी लोग कह रहे हैं, चाहे वो इस इंडस्ट्री के बारे में, चाहे मुझे, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस परिवार से था, हर कुछ एक महीनों के बाद मेरे परिवार में रुपयों पैसों की दिक्कत आती थी। कभी कोई शादी पड़ गया, तो कर्ज़े लेने पड़ते थे शादी करने के लिए। कभी कोई बीमार पड़ गया तो उतने पैसे सक्षम नहीं होते थे कि अटेंडम हम ट्रीटमेंट करवाएँ, लोगों से पैसे लेने पड़ते थे।
हम्म। तो मुझे लगा कि हमें हमेशा चैलेंजेस आते हैं, और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है ना, जहां से मैं उस चैलेंजेस को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। मुझे लगा कि लोगों को जो कहना है कहें, और उस दिन मैंने निर्णय लिया, मैंने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है। अगर लोग ये कहते हैं ना कि फेल हो जाओगे, मैंने ये निर्णय लिया, मुझे ये लगने लगा कि अगर लोग कह रहे हैं, हालांकि उसके चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोला कि 1% अगर मैं मेहनत करने के बाद अगर यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, बड़ा पैसे नहीं कमाए, बड़े पैसे अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाया, फिर भी मैं उस मुकाम को जरूर हासिल कर लूंगा, जो सूरत से मेरी लाइफ को 10 गुना बेटर जरूर करेगी। और मैंने काम करना शुरू किया, और आज सर रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो मैं इवन कहता हूँ कि वो मुन्ना चौरसिया जो था, वो गांव का था, जो लोग ये कहते थे कि पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर भी करता है, जो प्लांट में काम किया, हीरे के कारीगर के तौर पे काम किया, लेकिन आज वही मुन्ना चौरसिया आज इस इंडस्ट्री के अंदर एसएचपीएल में डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनकर के आप सबके सामने है। वाह, क्या बात है। हीरा यानी कि डायमंड, डायमंड के अगर मैं आपको ये कहूं कि हीरे के या डायमंड के कारीगर के तौर पर जो आपने 12 से 14 हजार रुपया एक महीने का आपने जो कमा रहे थे, लेकिन उससे जैसे आपने बोला कि 10 गुना, 10 गुना अगर हम लोग 14 हजार को करेंगे तो 1,40,000 होते हैं, लेकिन आपने 10 गुना नहीं, इसको 100 गुना कर दिया है। एंड आई एम श्योर बहुत ऐसे महीने हैं जहां पर आपने 14 लाख से भी ज्यादा इनकम इस इंडस्ट्री में पाया है। तो अगर आप संघर्ष करने के लिए रेडी हैं, इसको मैं परेशानी नहीं बोलूंगा, परेशानियां तो हम लोग खुद महसूस करते हैं, लेकिन संघर्ष करना एक सक्सेसफुल व्यक्ति का सफर का, उनका सक्सेसफुल होने का सफर का एक अविभाज्य अंग है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। तो वो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और वो रॉबर्ट कियोसाकी हमारे जो फाइनेंशियल गुरु है, वो ये कहते हैं, और बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यही कहते हैं कि जो गरीब आदमी वही होता है जिसके सपने बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, वो रुक जाते हैं अपने मंजिल तक जाने के लिए। वो उसको तैयार नहीं रहते हैं। संघर्ष वही करता है जिसके सपने स्ट्रांग है, सपने बहुत बहुत जेन्युइन है, और उसके लिए वो संघर्ष डेफिनेटली करेगा। आज आप कोई भी एक उद्यमी को देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए, उल्टा अभी तो इलेक्शन का टाइम है, आप देखिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, कितना प्रचार करने के लिए 20-20 घंटा लगे रहते हैं। आप आईपीएल चल रहा है, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन देखिए, कितना फिटनेस, कितना मेहनत वो करते हैं, वो 11 लोगों के टीम के अंदर उनकी जगह बनाने के लिए, अपना फॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए। सेम हर क्षेत्र में, वो कलाकार हो या एक उद्यमी हो, या इवन एक नौकरी करने वाला एक एम्प्लॉय हो, हर व्यक्ति को संघर्ष डेफिनेटली करना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और ये आपने संघर्ष करके आज एसएचपीएल में डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का जो रैंक आपने हासिल किया है, उसकी वजह से डेफिनेटली मैंने आपके साथ ट्रैवल किया, मतलब हम साथ में ट्रैवल किए, थाईलैंड टूर 2-2 बार अचीव किए, यूनिवर्सल का आपने क्रूज टूर किया, और इन द मंथ ऑफ नवंबर इसी साल हम लोग जाने वाले हैं दुबई टूर के लिए। तो जब हम लोग ये सभी जगहों पे जाते हैं, उनका कल्चर, उनके तौर तरीके सीखते हैं, तो हमारा मन और खुलता है, और हम सभी लोगों को ये महसूस होता है कि भाई अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। तो मुझे बताइए कि इनिशियली आपके जो डायरेक्ट सेलिंग के दिन थे, जब आप एक फैक्ट्री वर्कर, बहुत ज्यादा एकेडमिकली आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आए तो आपको किस किस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा, और क्या क्रिटिसिज्म लोग आपके आपके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में करते थे? जी सर, जब मैं इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया, तो सबसे पहले जब मैं इस बिजनेस के बारे में अपने परिवार के लोगों को, अपने जो करीबी लोग थे, जो दोस्तों का सर्किल था, जो रिलेटिव के सर्किल थे, जब मैं इस इंडस्ट्री को लेकर के जब मैं बात करता था, तो सबसे पहले उनको इस बात को लेकर के बिलीव नहीं होता था ना
कि जो एक पढ़ा लिखा नहीं है, बाहर में इतने वर्षों से काम कर रहा था और ये ऐसे काम को कर रहा है, इस इंडस्ट्री में कुछ नया कर रहा है, तो कामयाब होगा, पैसे कमाएगा। ये मुझे लगता है कि मेरे परिवार में भी कई सारे ऐसे लोग थे ना, जिनको ये भरोसा नहीं था। विश्वास नहीं था। मेरे जो दोस्तों का सर्किल था सर, जो वो लोग मैं अक्सर मज़ाक करते, चूँकि हम सभी लोग एक साथ में काम करते थे वहाँ पे, एक साथ रहते थे। तो जब भी उन लोगों से फ़ोन पे बातें होती, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता, तो वो लोग इसके बारे में मज़ाक उड़ाते कि अरे! अब तो तू बड़ा आदमी बनने वाला है, बड़े पैसे कमाने वाले हैं। अलग-अलग तरह की बातें सुनते थे। तो हम्म। ऐसे समय में मुझे लगता था कि इस इंडस्ट्री को मैंने चुना है और मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इवन जितने भी हमारे बिज़नेस पार्टनर बैठे हुए हैं, मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ। जब भी ऐसी बातें आती हैं ना, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे अपने आप को आकलन करके ये देखना चाहिए कि मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ, अगर मैं एसएचपीएल में आकर के मैंने काम करना शुरू किया, तो एसएचपीएल में सबसे पहले मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर के होना चाहिए कि मेरे जैसे और भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे या मुझसे भी साधारण परिवार से, मुझसे भी कम भी पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज़्यादा भी पढ़े लिखे लोग और अच्छे और साधारण परिवार के लोग भी इस बिज़नेस को हमसे पहले स्टार्ट किया है और उन्होंने सेल्फ ट्रस्ट की वजह से यहाँ पर अपने आप को प्रूफ किया है। चाहे वो रैंक को लेकर के हो, चाहे वो इंसेंटिव को लेकर के हो, चाहे वो लाइफ़स्टाइल को लेकर के हो, उन्होंने इस बात को इम्प्रूव किया है कि चाहे हम जो भी थे, लेकिन आज हमें एक इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जहाँ पर चाहे हम वहाँ प्रोडक्ट की बात करें, बिज़नेस प्लान की बात करें, चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, इवन जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे सीएमडी हैं, हम उनकी बात करें, उनकी विज़न की बात करें, एक व्यक्ति का भविष्य कितना सुनहरा होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी में उसका बिज़नेस प्लान कितना स्टेबल है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी शानदार है, उनके प्रोडक्ट के रेंज कितने बड़े हैं और ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी का विज़न कितना बड़ा है। और वो चीज़ें ना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है और मुझे वो धीरे-धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा और जब मैंने काम करना शुरू किया, लोगों ने बातें कही तो उतार-चढ़ाव आए, नीचे से ऊपर चीज़ें हुई, लेकिन मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस को कभी डाउन नहीं होने दिया। तो मैं इस बात को कहता हूँ सबसे पहला अगर हम्म। आप कामयाब होना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति इवन एसएचपीएल में चाहे आपको पहला प्रमोशन आपको लेना है या इवन आपको एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर ट्रस्ट बिल्ड कर ले और वो इतना तगड़ा हो कि दुनिया की कोई ताकत उसे डगमग नहीं कर सके ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एसएचपीएल के अंदर उस व्यक्ति को आने वाले समय में ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। सबसे पहला वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। दूसरा, आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, रिजेक्शंस आते थे मेरे पास भी, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ काम करता था, चाहे वो मेरे अपलाइन थे, चाहे वो मैनेजमेंट के पार्ट के लोग थे, जो मुझे गाइड करते थे, मुझे उनके ऊपर भरोसा था कि ये जो मुझे गाइड कर रहे हैं ना और मैं जिन सपनों को, जिन उम्मीदों को लेकर के मैं आया हूँ ना, ये डेफ़िनेटली 100% मेरे सपनों को पूरा करेंगे। और तीसरा, आप एसएचपीएल के साथ जुड़े हैं, तो आप एसएचपीएल के मैनेजमेंट के साथ, आप एसएचपीएल के विज़न के ऊपर अगर ट्रस्ट है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। और सर मुझे भी वो तमाम रिजेक्शन में, तमाम परेशानियों में, मैं इन 3 चीज़ों के ऊपर अपने ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होने दिया और जिसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक का सफ़र कंप्लीट कर पाया हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, या एक डायमंड वर्कर से आप इंडस्ट्री में ना केवल डायमंड अचीवर बने हैं, उससे आगे जाके एसएचपीएल की अगर बात करेंगे तो 5 अलग अलग डायमंड रैंक से अचीव करके आप आगे आए हैं। क्राउन एम्बेसडर से लेके डबल ट्रिपल यूनिवर्सल एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने की बन गए हैं आप। और अभी जो हम लोगों ने थोड़ी सी फेरबदल की हुई है रैंक अचीवमेंट में, क्योंकि हम लोग क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे जो मंथ पर सिंगल मंथ के साथ साथ, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी आप एक प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर के रैंक अचीवर भी डेफिनेटली होंगे। मुझे फिर एक सवाल पूछना है आपसे। भारत में इतना बड़ा आबादी है, हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, लेकिन उतनी नौकरियां है नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फिर भी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस मॉडल में काम करने की इच्छा हो या पसंद आए, लेकिन अगर वो एक इसको गहराई से देखेंगे तो ये बहुत सारी उपलब्धियों को लेके आता है। जैसे कि आपको आपकी आमदनी आप कमा सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके बहुत सारा पर्सनल ग्रोथ आप कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस को आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, अभी अभी एक सर्वे आ गया कि ऑलमोस्ट 73% ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस के सेगमेंट में काम करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे आपने गोवा का टूर का जिक्र किया, मतलब दुनिया भर सैर करने का भी एक मौका मिलता है। इसके बावजूद भी लोगों को ऐसी क्या मन में शंका है, या विश्वास की कमी है, या क्या ऐसा आपके नजर में ऐसा चैलेंज है जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा यू नो इंडस्ट्री के साथ में या इंडस्ट्री के नजदीक आने के लिए थोड़ा सा वो हिचकिच होती है उनको, थोड़ा सा क्या ऐसा होता है? क्या आपके आपके अनुभव से आप क्या कहना चाहते सर, आपने बहुत अच्छी बात को जिक्र किया है सर। और मुझे इस बात पर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। हो सकता है सभी के अपने पर्सनल ओपिनियन हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने देश में काम करना शुरू किया, हैं? तो उस समय गवर्नमेंट्स की प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, कोई ऐसे रूल्स नहीं थे जिसको जो भी लोग कर रहे थे उनको फॉलो करके करके लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके। ऐसा न होने की वजह से कुछ ऐसे लोग जिनको ना इस इंडस्ट्री का अनुभव था, ना इस इंडस्ट्री को बेटर तरीके से समझ पाए थे, उन लोगों ने भी ऐसे अलग-अलग सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन, कॉइन वाली बहुत ऐसी तमाम चीज़ों को सर्कुलेट किया। और ऐसी चीज़ें उनके पास ना ऐसे विज़न थे, ना वैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, रेंज थे, ना स्टेबिलिटी वाली वो बिज़नेस प्लान थी, जो एक अच्छा पे आउट दे सके, लोगों के सपने पूरे कर सके। तो जब ये इंडस्ट्री आई, तो लोगों को एक स्कोप दिखा, क्योंकि अपने देश में बेरोज़गारी उस समय भी थी। तो लोगों को स्कोप दिखा कि हम इस इंडस्ट्री में जाकर के कुछ बेटर कर सकते हैं, और लोग गए भी। लेकिन कोई ऐसी गाइडलाइंस और रूल ना होने की वजह से लोगों के अलग-अलग जगह पे भरोसे टूटे। लोगों को लीडर्स के साथ, कंपनियों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जिससे लोगों ने इससे दूरी बनाना शुरू किया। लेकिन भारत सरकार को ऐसा लगा कि अपने देश में जो पॉपुलेशन है, वो एक बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर लोग अपने प्रोफेशन के साथ भी या उसके बाद भी जब चाहें तब वो कर सकते हैं, और यहाँ से अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। जो इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, उनकी भी एक कैपेसिटी है कि एग्रीकल्चर की जो है वहाँ पर कितने लोगों को एम्प्लॉय हो सकते हैं, कितने लोग उसमें जा सकते हैं। अपने आईटी सेक्टर है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। चाहे वो ऑटो सेक्टर है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट को समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ओपन है, जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, वो एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड हर एक लोगों को
इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देती है। कोई लोग पैसा कमा रहा है तो अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, किसी के लाइफ में चेंजेस है तो पैसे की कमी है, सोशल वर्क करना चाहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। जब ये समझ में आया कि उसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, तब जाकर के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गाइडलाइंस भी लेकर के आई 2016 में। और अलग-अलग गवर्नमेंट ने संशोधन भी किए, अमेंडमेंट भी किया, जिससे अब जाकर के लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो धीरे-धीरे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ ना बढ़ते जा रहा है। और लोगों को अब ये एक स्कोप दिखते जा रहा है। और इवन अभी थोड़े समय पीछे महिला दिवस के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ, उससे पहले भी हम लोगों ने एक इवेंट का हिस्सा रहे सर, जिसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो मुझे लगता है वहाँ पे जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री थे, जिन लोगों ने आकर के डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जिस तरीके से बात की, उससे लोगों को अब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इवन मोदी जी जो हमारे देश के ग्रेट प्रधानमंत्री हैं, वो आकर के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब वो आएँगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा उछाल आएगा कि जिन लोगों ने थोड़ा समय पहले इग्नोर किया होगा ना, उनको अफ़सोस होगा इस बात को। और वो तुरंत से तुरंत वो बेहतर से बेहतर कंपनी की तलाश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उन बेहतरीन तलाश में हमारे एसएचपीएल सबसे बेहतरीन कंपनी निकल कर के आएगी और लोग हमारे साथ सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे। क्या जी बात है। सर। मुझे वो मुन्ना जी पता है, वो हम लोग बहुत सारे स्टीयरिंग कमेटी के मीटिंग में भी हम लोग बैठे हैं, लेकिन एक दो सेंटेंस ही बोलते हैं। लेकिन आप क्या बात है, बोलते जा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से आपने लीगल अपडेट भी दिया। सभी लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 95 96 में एस्टैब्लिश हुई। 97 से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम करने लगी। 2000 के आसपास और बहुत सारा एक्सप्लोजन हो गया इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोगों ने फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया की खुद यहाँ की कंपनियां 96 से काम कर रही है। लेकिन यस, आपने ये सही कहा कि लीगल फ्रेमवर्क ना होने की वजह से, कि क्या डायरेक्ट सेलिंग है, या डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे लोग जो इलीगल पिरामिड बिजनेस कर रहे थे या मनी सर्कुलेशन कर रहे थे, उसके ऊपर काबू पाने के लिए कोई भी कानून नहीं था। तब जाके 2012 से आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक सुविधा को यूज करते हुए बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री को जो कदर करते हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जाके उनका दरवाजा खटखटाया। और आखिर में 2012 से लेके 2016 तक का जो मेहनत था, वहां से 2016 नवंबर 9 तारीख को आ गए थे द गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2016। और उसके बाद में फिर उसके ऊपर संशोधन होते होते 28 दिसंबर 2021 को आ गए हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को अभी लीगल बिजनेस का मान्यता लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों ने उसको स्वीकार करके उसको वो मान्यता दी हुई है। तो आपका एक भविष्य एक इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस मॉडल में वो बहुत सेफ है। लेकिन केवल एक लीगैलिटी के हिसाब से ये इंडस्ट्री को सेफ्टी सिक्योरिटी अगर मिली है, लेकिन उसके बाद में आप इस इंडस्ट्री को लेके, बिजनेस को लेके क्या करते हैं, वो भी बहुत मायना रखता है। कुछ छोटे छोटे और सवाल हैं, क्विकली मुझे बताइएगा क्योंकि हमारे पास कम समय है, कि आपने एसएचपीएल को क्यों चुना, और क्या ऐसी खास चीजें आपको लगी एसएचपीएल में है जिसमें आपको यह कॉन्फिडेंस, विश्वास आ गया कि हाँ, यहाँ पर मैं मेरा करियर को सजा सकता हूँ, करियर में यहाँ पे ग्रोथ कर सकता हूँ। क्या ऐसी चीजें लगी? सर सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर देखा, सबसे पहली जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो था प्रोडक्ट का रेंज। जो मुझे ये लगा ना कि इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट के हमारे पास रेंज है और जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और उसके साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम देखा, जो मुझे इस बात को लगता है
कि अगर एक कारीगर मुन्ना चौरसिया जो था वो, और आज अगर डबल यूनिवर्सल जो बनकर के मुन्ना चौरसिया बैठा है, उसमें मैं मानता हूं कि उस एजुकेशंस का रोल रहा। वो एजुकेशंस, वो प्रोडक्ट, और जो मैनेजमेंट था, जो मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पर देखा, जो मैनेजमेंट का विजन देखा, जो बैकएंड में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनी ने इतनी सारी चीजें प्लान कर रखी थी, और सबसे ज्यादा जो मैं कहूं कि जो क्विकली मुझे एसएसपीएल को ज्वाइन करने के लिए जो मुझे प्रेरित किया, वो है हमारे सीएमडी सर, गोपाल सर। जो उनका विजन, जो उनकी एनर्जी, और जो उनका काम करने का, जो उनका एक्साइटमेंट कंपनी को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, बिजनेसेस को लेकर के जो था, वो मुझे लगा कि माइंड ब्लोइंग है। अगर मैं इस बिजनेस को यहाँ पर एसएचपीएल को शुरुआत करता हूँ, तो शायद जितने बड़े बड़े सपने, जो एक लग्जरियस ड्रीम्स होते हैं ना, वो भी पूरा 110% होगा, और आसानी से होगा। इसीलिए मैंने एसएचपीएल को शुरुआत की। क्या बात है। तो ये है एसएचपीएल की स्ट्रेंथ। तो अगर आप एसएचपीएल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, कोई भी इस इस प्रोग्राम को अगर देखते हैं, इस प्रोग्राम के बाद में भी, तो आप डेफिनेटली एसएचपीएल के वेबसाइट पे जाइएगा और इसको और गहराई से देखिएगा, और कंपनी के या हमारे जो लीडर्स हैं उनके संपर्क में आइएगा, और एसएचपीएल को अपना साथी बनाइएगा। मुन्ना जी, मुझे बताइए कि आप दिन में, हफ्ते में, एक महीने में कितना काम करते हैं? मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हफ्ते में, एक महीने में, तो आपकी एक तरीके से रूटीन दिनचर्या क्या है? किस तरीके से आप अपना काम को ऑर्गेनाइज करते हैं? सर, मुझे लगता है कि जब मेरी सुबह की शुरुआत होती है, तो जिस व्यापार को लेकर के आज इतनी सारी चीजें अचीव हुई है, जो शायद हमने, हमारे परिवार ने कभी सोचा नहीं था, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जगने के साथ ही मैं मेरा इस बिजनेस का शुरुआत हो जाता है। और इवन हमारा डिपेंड करता है, जब हम घर में होते हैं तो हमारा ऑफिस भी बना हुआ होता है, तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग के चाय के बाद मेरे ऑफिस के टेबल की शुरुआत होती है, और मुझे वहां से लोगों से बातचीत होता है। और वीकेंड मंथ में अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है इवन 15 से 20 दिन ऐसा जरूर होता है हर महीने, जब हम रूट पे होते हैं, और इवन मेरे साथ मेरे अपलाइन या मेरे डाउनलाइन है, वो भी अलग अलग जगह पे रूट पे होते हैं। और मुझे इस बात का प्राउड भी होता है कि सभी लोग इतने अच्छे तरीके से हर महीने के रूटीन्स बना करके निकलते हैं। अभी सर नवरात्रि का व्रत चल रहा है, फास्टिंग है, पूजा वगैरह हो रही है, तो जैसे ही खत्म होगी तो अगले मैं 15 से 17 दिनों के लिए रूट पे निकल रहा हूँ। और इवन अराउंड मैं, मुझे लगता है मैं 20 दिन तक बाहर टूर पे होता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये काम करने में मुझे मजा भी आता है। मुझे लगता है कि 30 दिन मुझे काम करना चाहिए। ग्रेट। तो लगातार काम करना, कंसिस्टेंटली काम करना ही सभी लोगों का सक्सेस का राज है। बहुत आसान है लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को कमेंट करना कि ठीक है, टॉप लीडर बन गए हैं तो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन यस, इसको पहले आपको बुनियादी लेवल पे काम करना पड़ता है। आपके सिस्टम्स को, या जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहते हैं कि आपकी पाइपलाइन को आपको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद में जब आपने पाइपलाइन बनाई हो, मेहनत किया हो, उसका फल डेफिनेटली आपको मिलता है। दी लॉ ऑफ लीवरेजेस के हिसाब से कई सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, या बात हजम नहीं होती है, तो इसकी वजह से लोग अपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, और बात यह है कि एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही रह के बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ नहीं करते। मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि आप हीरे के कारीगर थे, एक डायमंड फैक्ट्री वर्कर थे, वहां से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने ब्लैक कोट, टाई, व्हाइट शर्ट वगैरह डाल रखा है, तो एक काफी परिवर्तन है। तो इसके लिए मुझे ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में कोचेबिलिटी या नई चीज सीखना, एक विद्यार्थी बनना, स्टूडेंट बनना, बहुत सारे लोगों को बहुत कठिन काम लगता है, कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे सब कुछ पता है पहले से, मतलब मुझे छोड़ के बाकी सभी लोग, मतलब जो भी हैं, लेकिन मैं एक्सपर्ट हूं। लोगों को ऐसा लगता है कि कोचेबिलिटी कम है। तो मुझे बताइए कि लर्निंग, सीखना और लगातार सीखना इस इंडस्ट्री में कितना जरूरी? सर, मैंने इससे पहले भी कहा था कि उस कारीगर मुन्ना चौरसिया को आज अगर मुन्ना चौरसिया जो देख रहे हैं, इसमें एजुकेशन सीखने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं
कि उसमें मैं सबसे ज्यादा श्रेय ना सीखने को देता हूँ। मैं वहां पर भी इवन एक कारीगर के तौर पे भी मैंने काम किया था, मैं एक मैनेजर के तौर पे भी हीरे के कारखाने में काम कर चुका था, और तकरीबन 12-14 साल की पढ़ाई की गैपिंग थी। तो यहाँ आकर के मुझे हर चीज सीखना, नोट करना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करना। सबसे पहले मुझे अपने आप को इस बात को समझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक तरफ मेरे सपने थे और एक तरफ वो चीजें थी, और मैंने ये डिसाइड किया कि अगर ये सारे सपने चाहिए तो मुझे उसके लिए आज से पहले मुन्ना चौरसिया क्या था वो भूलना होगा, और एज ए इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ये मानना होगा कि मैंने जस्ट अभी शुरुआत किया और मुझे एक एक चीजों को यहाँ पर बारीकियों से सीखना है। चाहे किसी को प्लान देने के लिए, चाहे प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, चाहे इस इंडस्ट्री को लेकर के बात करने के लिए। और आज भी, अगर आज सर आप अभी पे आउट की बात कर रहे थे, मेरे प्रमोशंस की बात कर रहे थे, वो आज भी इसीलिए पॉसिबल हो पा रही है ना कि इवन मैं कोई भी मीटिंग, कोई भी ऐसा सेशन जहां मुझे कुछ भी सीखने को मिलने वाला होता है ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर मैं मिस नहीं होने देना चाहता हूं। चाहे उस समय थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी चल रही हो, हेल्थ इश्यूज भी हो अगर कुछ, उसे भी मैं इग्नोर करके मैं इस बात पे जाता हूँ कि मुझे सीखना है, ताकि मुझे और भी बहुत सारी अचीवमेंट को हासिल करनी है। इंडस्ट्री बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल करना है। और मैं आप सबको भी कह रहा हूँ, अगर आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि मुझे इस इंडस्ट्री में हर वो चीज मुझे सीखनी है, चाहे वो प्लान को लेकर के हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस दिलाने के लिए, आपका वॉल्यूम बेबी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जरूरी है। मैं कहता हूं आप पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन आप उन चीजों पे लगाइए। आपका जितना परसेंट डेडिकेशन होगा, 100% उतनी परसेंट आपको अचीवमेंट भी जरूर मिलेगी, कोई डाउट नहीं। जी सर। बिल्कुल। तो डेफिनेटली लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप अचीवमेंट कर पाएंगे। जब आप बड़ा टीम को हैंडल करते हैं, अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की भी जरूरत है, संगठन करना भी जरूरत है। और जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मान के चलिए कि बॉलीवुड में एक मूवी बनती है, तो मूवी में हमको पर्दे पर तो हीरो हीरोइन और बहुत सारे एक्टर्स दिखते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में, उसके पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अहम किरदार वो निभाते हैं। वो भले प्रोड्यूसर हो जो पैसे लगाते हैं, एक उद्यम करते हैं, डायरेक्टर हैं जो पूरा स्क्रिप्ट को, प्लॉट को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं पर्दे में स्टोरी टेलिंग के जरिए, और अलग अलग तरीके से कैमरामैन हो, टेक्नीशियंस हो, सॉन्ग राइटर्स हो, या बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति स्टेज में जाके ही भाषण दे दे, एक तरीके से ट्रेनिंग दे दे। उसमें और अलग अलग पहलू हैं। तो संगठन करना, या सब लोगों को साथ में लेके जाने के लिए संगठन की स्किल्स को भी बढ़ाना जरूरत है। क्या आपकी राय है इसके बारे सर मुझे लगता है कि संगठन अगर आप बना रहे हैं, टीम को डेवलप कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो अगर हम उसे अपना एक परिवार के मेंबर की तरह माने ना, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। और अगर हम उनके एक परिवार के मेंबर की तरह, एक दोस्त की तरह हम ट्रीट करते हैं, उनके चैलेंजेस को, उनकी परेशानियां को, उनकी अच्छाइयों को हम नोटिस करते हैं, तो वो चीजें करना बड़ा आसान भी हो जाता है। और संगठन चलाना, मतलब मुझे लगता है टीम को डेवलप करना, इवन मैं अकेला इसका श्रेय नहीं देता हूँ, हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इवन हमारे जो सुपर 30s हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, मैं उन सभी को ऐसा मानता हूं कि उन सभी के अंदर एक से बढ़ के एक टैलेंट है। कोई स्टेज पे परफॉर्म करता है, कोई बैकएंड में परफॉर्म करता है, कोई टीम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। और उनकी वो सारी क्वालिटियां हैं जो मिल करके जब एक दूसरे के फैमिली के तरह इमोशंस को जोड़ करके काम करते हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है काम करना। और हर लोगों का एक ही विजन होता है ना,
जहां सभी के विजन मिलते हैं कि हमारे साथ जो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, जिस उम्मीद के साथ ज्वाइन कर रहा है ना, हमारा उद्देश्य है उनकी उम्मीदों को पूरा कराना। और जब इस उद्देश्य के साथ काम करना शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो टीम को चलाना भी आसान हो जाता है। जब आपका जो विजन है, वह वहां कोई सस्पेंस नहीं होता कि नहीं हमें प्रमोशंस लेना है, दिलाना है, नहीं। आपका संकल्प होता है, सस्पेंस नहीं होता। हमारा संकल्प है कि ये हमारे परिवार के लोग हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है उनके उम्मीदों को पूरा करना। ये सबसे बड़ी चीज है। और जब आप उस पे काम करेंगे तो बड़ा मजा भी आता है। और सर, इसमें मुझे चुनौती नहीं लगती, मुझे एक्साइटमेंट आता है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग काम करने वाले लोग, कम और ज्यादा पढ़े लिखे लोग, हर तरीके के लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो उनसे बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलती है और हमारी भी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेटफुल होता हूँ, और वो भी इस बात को समझते हैं, जिसके वजह से सब लोग ग्रो भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। क्या बात है, गुड। सो आपके बहुत प्रेरणादायक जो शेयरिंग से आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने लोग आपके टीम के हैं, SHPL परिवार के लोग हैं, उनको सभी को अच्छा लगा रहेगा कि यस, एक हमारे सामने एक ऐसा एक सक्सेस स्टोरी है जो एक साधारण परिवार से है, बहुत ज्यादा एकेडमिकली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किया नहीं है, लेकिन यस, ये चीज है कि जैसे मैंने कहा कि अगर कोचेबिलिटी है, सीखने का मन है, सपने स्ट्रांग हैं और थोड़ा कॉमन सेंस है, तो डेफिनेटली हर एक फील्ड में हम लोग तरक्की कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। और इतिहास उठा के अगर हम लोग देखेंगे, दुनिया के बहुत ऐसे ऐसे देशों से सक्सेसफुल लोग हैं जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं था। अभी मैंने आज एक मजेदार चीज बस सोशल मीडिया में पढ़ ली कि जो बहुत सालों पहले जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ाकू लोग थे जो एकेडमिकली ब्रिलियंट थे, आज ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं। और पोलिंग स्टेशन में जो इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं उसमें अलग अलग तरीके के पोलिंग ऑफिसर्स बन गए हैं, या काम करते हैं पोलिंग बूथ को चलाने के लिए। लेकिन उसी स्कूल में वो थोड़े से पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, थोड़ा बदमाश भी थे, ऐसे लोग आज पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं। और उनको चुनने की जो प्रक्रिया है, उनके लिए वो पोलिंग स्टेशन में काम कर रहे हैं। फर्क यही है कि आपके स्किल्स क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेशन बहुत अहमियत रखता है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। बिना एजुकेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन एजुकेशन अलग अलग तरीके का है, एकेडमिक एजुकेशन, शैक्षणिक तरीके का एजुकेशन एक हद तक, या कोई ऐसे प्रोफेशंस को आपको माहिर बनाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्किल्ड हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स आप ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। वैसे ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जिससे कि आप अलग अलग करियर बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सभी लोगों के लिए जो भी आपके पास टैलेंट्स हैं, जो भी नॉलेज है, उसको यूज करके अलग अलग रोल में आप अपना सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। मुन्ना जी, मुझे बताइए कि कितने फॉरेन टूर्स, कितने इंटरनेशनल विदेशों में आप गए हैं अब तक? कई सारी की कंट्री को किया है टूर मैंने, जिसमें यूरोप टूर है, टर्की है, थाईलैंड कई बार जाने का मौका मिला, जिसमें 2 बार सर आप साथ रहे, वो बड़ा अच्छा मोमेंट रहा। और बिल्कुल। इसके अलावा सिंगापुर और मैं जाने का मौका मिला, लेकिन उसमें एक टूर जो मेरे लाइफ को सबसे ज्यादा हार्टली टच किया, और वो था थाईलैंड टूर, जिसमें हम लोगों ने जब वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड के टॉप, हम कहते हैं कि चिड़ियाघर इसे इवन बोल सकते हैं, हाँ, तो उसमें जब हम लोग को थाईलैंड के अंदर जाने का मौका मिला, इवन वो मेरे लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था जो उतने ओपनली नजदीक से एक एक जानवरों को देखने का, जानने का, वो सब कुछ नहीं मिला था। चाहे वो डॉल्फिन शो हो, या हाथी का हो, या इवन उतने सारे शेर, चीता, वो पंछी, वो मेरे लाइफ का एक बहुत करीबी था जो मुझे काफी पसंद आया, और बिल्कुल। जिसमें आप भी सब साथ थे। बिल्कुल, वो है सफारी वर्ल्ड ऑफ ये सफारी वर्ल्ड। बैंकॉक। सो यस, कई बार आपको इंसानों से तभी थोड़ा सा थोड़ा डिस्टेंस में रख के जानवरों के साथ जो
बिना बोले बहुत कुछ बताते हैं, उनके साथ भी, उनके पास भी जाना पड़ेगा। वेरी गुड। सो आपके रोल मॉडल कौन है जिंदगी में? आप किसको आइडियल मानते हो? सर वैसे मैं मेरे जीवन में कई सारे लोग रोल मॉडल हैं, जिन लोगों ने मुझे हर जगह जहां पर मैं हताश हुआ, निराश हुआ, उन लोगों ने संभाला। और इवन मुझे मेरे साथ इस मेरी लाइफ में मेरे सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को रोल मॉडल मानता हूँ। और मेरे पापा ने, हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा वो इस बात से हैरान थे, परेशान थे, थोड़ा सा मेरे लिए उन्होंने चैलेंजेस कुछ रखा। लेकिन बाद में जब मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। हालांकि कैपेबल जितने नहीं थे, उसके बावजूद भी मुझे एक बेहतर लाइफ देने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। तो मैं मानता हूँ कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाया, जो मैं जब मैं बाहर में काम करता था तब भी उनसे मुलाकात होती थी। कुछ बड़ा करो, कुछ सोचो, कुछ बेटर करो। और मुझे उनकी लाइन मेरे दिमाग में बार-बार ये चीज़ें चलती थी। और जब इस इंडस्ट्री में आया, मेरे अपलाइन जो मुझे इस बात को लगता है ना कि मुझे इस इंडस्ट्री में इतने बड़े मुकाम तक लेकर के आने में ना, अगर सबसे बड़ा रोल है ना, वो मेरे अपलाइन का है। जो बिल्कुल। चाहे बिल्कुल सर। और सो उमेश सर बहुत बहुत आपकी रोल मॉडल की लिस्ट थोड़ी सी लंबी ही है डेफिनेटली। यस, हमारे जिंदगी में अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। मुझे एक शब्द में बता दीजिएगा, जैसे मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये फेमस लाइन है कि जिस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बस एक ही लाइन मुझे याद आ रही है कि लगे रहो मुन्ना भाई। सो मुन्ना भाई लगे रहो इज अ फेमस कोट। तो आपके ऐसे कोई कोट है या कोई ऐसा एक लाइन है जो आपको प्रेरणा देती है? कभी भी जिंदगी में आप बोलते रहते हो कि यार लगे रहो मुन्ना भाई, जैसे और कुछ कोट है? जी सर, मैं जब भी ऐसे मुझे परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। जब मुझे चैलेंजेस, कोई भी परेशानी आती है, तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, ये भी सही हो जाएगा। यस। और मुझे लगता है ना कि लाइफ में बेहतर ही होगा। जिन लोगों ने बेहतर के लिए काम किया है, सबके में लाइफ में हुआ है, तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। और सो मैं अपने आप को इससे तसल्ली दे देता हूँ। बिल्कुल, दिस शैल टू पास, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि संघर्ष जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जो बोलते हैं ना कि कई बार हम लोग अपसेट होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, जो रिजल्ट्स पाना चाहते हैं वो नहीं पाते हैं, तो हम लोग अपने आप को आउट ऑफ फॉर्म पाते हैं। लेकिन एक कहावत है स्पोर्ट्स में कि आउट ऑफ फॉर्म, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अगर आप में वो क्लास है, वो व्यक्तित्व है, वो जिगरा है कि यस कुछ अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप फिर वापस फॉर्म में आएंगे और अपना सक्सेस को हासिल करेंगे। जाते जाते मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है दुबई। दुबई के लिए हम लोग जा रहे हैं यस। नवंबर में, काफी टाइम है। लेकिन ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपका जहां पर आप जाना चाहते हो? आपने कई कंट्रियों का नाम गिना है, लेकिन फिर भी है कोई ऐसी कंट्री जहां पे आप नहीं गए हैं लेकिन जाना चाहते सर स्विट्जरलैंड। हैं? स्विट्जरलैंड, क्या बात है! तो स्विट्जरलैंड को डेफिनेटली आप जाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आपके पास वो मौका आएगा, इफ नॉट इन SHPL ये साल में, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके हमारे जो रैंक आप अचीव करने वाले हैं उसमें स्विट्जरलैंड का टूर तो अभी है, डेफिनेटली है। तो इस साल में जो नवंबर में हम लोग दुबई जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में डेफिनेटली होगा। फॉरेन टूर्स अचीव करने का मतलब क्या है? आप अपने पैसे दे के डेफिनेटली दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन जब एक चैलेंज लेके उसको जब भी आप अचीव करते हो तो एक अलग तरीके का मजा है। क्योंकि जैसे आप चलिए एक स्पोर्ट्स दुकान में, स्पोर्ट्स के गुड्स बेचने वाले एक दुकान में जाके, वहां पर जितनी ट्रॉफीज हैं उसमें से जो अच्छी आपको लगती है, 4-5 ट्रॉफी उठा के उसका कीमत दे के, जो भी 3,000, 5,000, 10,000 रुपया दे के आप घर पे सजा सकते हैं। लेकिन अगर जब आपको कोई, मतलब घर पे आने वाले लोग कभी पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से जीता था, कौन सा कंपटीशन से, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये परचेज किया जा नहीं सकता है। ये आप एक्चुअली अचीव करते हैं आपकी मेहनत से, आपके एटीट्यूड से, आपके एक नेवर गिव अप
का एक जो अप्रोच है उस तरीके से। सो मुन्ना जी, आपके साथ बात करके आपका सक्सेस की जो सफर है उसको समझते हुए कि कैसे एक साधारण परिवार से होते हुए एक हीरे का कारीगर होने से आप आज डायमंड अचीवर ही नहीं, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आप बने इस इंडस्ट्री में। तो आप सभी लोगों को प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से, यहाँ पे जितने भी लोग हैं और हमारे टॉप लीडरशिप की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि आपने जो अभी थैंक यू। तक अचीवमेंट किया है उसके लिए बधाइयां। लेकिन आगे अभी बहुत और अचीव करना बाकी है, उसके लिए भी हम सभी लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। सो हम सभी लोग मिलके अपने अपने स्क्रीन में वेव करेंगे हाथ इस तरीके से, और मुन्ना जी को क्लैप करना तो सुनाई नहीं देगा, ऐसे वेव करेंगे, इसको डिजिटल क्लैप बोलेंगे और उनको शुभकामनाएं दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक अभी यू सर। मैं हूँ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, और टेक्नोलॉजी का यही सुविधा है कि हम दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के हमारे प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं। और कल यहाँ पर है जो फुल डे का बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप। तो अगर आप उड़ीसा के आसपास के शहरों में रहते हैं और उड़ीसा सिटी में रहते हैं और आप में से कोई भी यहाँ पर मुझे सुन रहा है, तो कल का जो बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप है उसको डेफिनेटली मिस नहीं कर लीजिएगा। अमेजिंग वेन्यू है, 5 स्टार वेन्यू है, जो बैंक्वेट हॉल है वो बहुत अच्छा है, और जो एम्बियंस है उसमें ही आपको काफी प्रेरणा मिलेगी। और कल जो आने वाले हैं उनको कल शाम को 6 बजे तक जो बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप का जो वर्क बुक भी मिलेगा और उसका जो एजेंडा है, उससे एसएचपीएल में आप भी अपना अभी का जो रैंक है उससे आगे जाके अपना सक्सेस को हासिल करने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज है फ्राइडे 12 अप्रैल, लेकिन 19 अप्रैल नेक्स्ट फ्राइडे एक होगा और एक धमाकेदार फैबुलस फ्राइडे। और इस फैबुलस फ्राइडे में कंपनी के सीएमडी मिस्टर गोपाल कुंडू सर रिकॉग्नाइज करेंगे जो टॉप रैंक अचीवर्स हैं। जो थोड़ी सी हम लोगों ने जो तब्दीली की हुई है कि क्यूमुलेटिव बीवी को भी कंसिडर करते हुए जो कंपनी के साथ पिछले 5 4 मतलब 6 साल 5 साल 4 साल 3 साल से जो काम कर रहे हैं, और हर महीने में उन्होंने जो एक्यूमुलेटिव बीवी किया है उसके तहत जो उनका रैंक अनाउंस होने वाला है वो आप सुनेंगे। और उन हर एक व्यक्ति के रैंक अचीवर के मुंह से आप सुनेंगे कि उनका एक्साइटमेंट क्या है। तो बने रहिएगा टिल नेक्स्ट फ्राइडे। आपका जो फैबुलस फ्राइडे का जो सेशन है उसको मिस मत कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए एक हैप्पी वीकेंड का, और आपका जो एसएचपीएल का बिजनेस है और तेजी से बढ़े, मैं आपसे विदा लेता हूं। सो दिस इज स्टैन सेरावो, बिजनेस कोच ऑफ एसएचपीएल। तो हम लोग फिर मिलते हैं और एक चैंपियन ऑफ द मंथ के साथ नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि इन द मंथ ऑफ जून हम बहुत और चैंपियन को मिलने वाले हैं तालकोटरा स्टेडियम में, जो कंपनी का 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा बड़े मैसिव लेवल पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।